गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मधु कांकरिया के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें लेखिका सिक्किम की पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करती है और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे किस प्रकार से आकर्षित करते हैं। उन प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता को देखकर लेखिका को महानगरीय सुंदरता बिल्कुल फीकी दिखाई देती है। महानगर का जीवन उसे अब अभिशप्त प्रतीत होने लगता है। वह महानगरों के जीवन को व्यर्थ मानने लगती है, क्योंकि उसे संसार की वास्तविक सुंदरता का ज्ञान उस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर उसने भौगोलिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के साथ साथ वहाँ की लोग एवं लोगों की जीवन शैली को भी देखा, जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। और प्रभावित करने के उपरांत उसने जीवन की तुलना की। उसे महानगरों में और पहाड़ी सभी स्थलों पर जीवन एक जैसा दिखाई दे रहा था। इस प्रकार धीरे धीरे वो लायुंग पहुंचती है। लायुंग पहुंचने के बाद की स्थिति का चित्रण अब हम करेंगे। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए, सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में अब जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने उसे अपनी ओर खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, बोकू में होता है सिक्किमी परिधान जो घुटनों से नीचे तक लंबा होता है, जिसे पहनकर वहाँ की लड़कियाँ या वहाँ की औरतें चाय के बागानों में काम करती हैं। चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता हुआ उनका गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी, क्योंकि इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर थी और वो सुंदरता इसको सहन होने के योग्य नहीं थी। अब युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ में, गगनचुंबी अर्थात आसमान को चूमने वाले, आसमान को छूने वाले पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत सी बस्ती थी लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां बिल्कुल निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। हाथ मुंह धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता हुआ झरना नीचे कलकल करके बहती हुई तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व अर्थात ज्ञान का अंकुर उसके हृदय में फूटने लगा। और इससे ऐसा लगा कि जहाँ पर संपूर्णता है वहीं पर सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। संपूर्णता का अभिप्राय प्राय है पेड़ पौधे, पशु, आदमी, मानवीय मूल्य, सब चीज़ जहाँ पर विद्यमान है वहीं पर सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो उसने कहा कि वहीं सुख शांति, अंडरलाइन करना इसको, वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है, अर्थात जहाँ पर संपूर्णता बिल्कुल भी खंडित नहीं है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं बल्कि दर्शन बन गया था। अब
ये दार्शनिकों की तरह सोचने लगी थी, क्योंकि हिमालय ने इसे बहुत कुछ अपने हृदय में सोचने के लिए विवश कर दिया। महानगरों की संस्कृति में जब तक ये रही तब तक ये इतना गहराई से कभी जीवन के बारे में, प्रकृति के बारे में नहीं सोच पाई थी। अब अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची, बहते हुए पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता। आप देखो लो, प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो जल को हाथ में लेकर संकल्प किया करते थे या करवाया करते थे। तब इसने सोचा कि क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल यानी विष, जहर, सारी तामसिकताएं बह जाए। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा मिलन, ऐसा संयोग, ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। अपना यहाँ तक हो चुका था, अब आगे देखिए। लायुंग की सुबह, अब लायुंग की सुंदरता का चित्रण है यहाँ पर। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य यानी सुंदर, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल करके बहती हुई। अब अंडरलाइन करना आगेगा कि वहाँ पर आजीविका के रोजगार के साधन क्या हैं, उसके बारे में चित्रण है कि अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू हैं, धान की खेती है और दारू का व्यापार। दारू का व्यापार अर्थात लकड़ी का व्यवसाय। दारू लकड़ी का भी पर्यायवाची होता है। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल अर्थात समुद्र लेवल से, समुद्र के तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते, क्योंकि मैदानी लोगों को कभी बर्फ़ से ढके पहाड़ देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए उनके लिए वो किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। प्रदूषण का कारण कौन? हम स्वयं, हमारी जीवन शैली। आज हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी गंदगी को हर कहीं फेंक देते हैं। परिणाम स्वरूप वो प्रकृति में मिल जाती है और धीरे धीरे भूमि बंजर होने लगती है, पेड़ पौधों का विनाश होने लगता है, जनजीवन का विनाश होने लगता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ पर पूरा भूगर्भिक हलचल होने लगती है, प्राकृतिक आपदाएँ आने लगती है, घटनाक्रम बदलने लग जाते हैं। तो देखिए, स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी कि कंफर्म कटाओ में बर्फ़ मिल जाएगी। क्योंकि कटाओ क्या है? कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, सुर्खियाँ चर्चा में, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, यानी बातें कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें
उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। गुड़ुप करना यानी निकल लेना। महुआ पेड़ का रस होता है। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटावों की ओर प्रारंभ हो गया। कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेंद्र लगभग अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत छाई हुई थी। सब कुछ बादलमय दिखाई दे रहा था। बादलों को चीरकर निकलती हुई हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास का जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। चेतावनी क्या थी देखिए, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये आपका तालाक करवाने वाली स्पीड है। थोड़ी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला हुआ सन्नाटा भी हट गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी तो उसने तुरंत इस बात का प्रतिवाद किया और कहा कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। अब आप देख लो कि भारत में कटाओ जो है वो कितना सुंदर होगा। उसके सुंदरता ने इनको इस कदर आकर्षित किया कि ये उसको देखने से अपने आप को रोक नहीं सके। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे आधे काले दिख रहे थे। अंडरलाइन करना है पैराग्राफ भी। आपको प्राकृतिक विविधताएं जब बतानी होगी तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। वे आधे हरे आधे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पर पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर के कहा कि देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़ में जीप की खिड़की से मुंडी निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो यानी अच्छा, ये नेपाली भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। वो उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन मोती की तरह गिरने लगी। यहाँ पर देखिए, भाषा के गौरव की बात भी कही गई है। आज वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है कि हमें अपनी ही भाषा बोलने में शर्म आती है, परंतु वो नेपाली नवयुवक जितेंद्र जो इनके साथ था, वो देखो अपनी भाषा के गर्व में उसकी आंखें चमक उठती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि हमारी भाषा में कुछ है कि लोग इसे सीखने का प्रयास करते हैं। और आज हम हमारी मातृभाषा हिंदी को भी भूलते जा रहे हैं। धन्यवाद।